यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आपका स्वागत है। इकोनॉमी क्लास 14 में आज हम भुगतान संतुलन को पढ़ने वाले हैं। भुगतान संतुलन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कोशिश करेंगे इसको कि पूरा लगभग जितना 100% होता है उसको पूरा इसी क्लास में कंप्लीट करें। इस क्लास की जो ड्यूरेशन है वो लंबी हो सकती है, यानी क्लास लंबी हो सकती है 1.5 से लेकर 2 घंटे के बीच में। तो उसको हम उसी तरीके से लेके चलेंगे। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन हर सब जो कॉन्सेप्ट है, हर फैक्ट को मैं इजीली लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो क्वेश्चन गलत ना हो। और भुगतान संतुलन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पीवाईक्यू में जाओगे तो पीवाईक्यू में इस टॉपिक के डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए कई बार। यानी यूपीएससी पीवाईक्यू में जो भरमार है वो क्वेश्चंस की, वो कुछ लिमिटेड टॉपिक से होती है ना, उस लिमिटेड टॉपिक्स में ये टॉपिक जरूर आता है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई और इसकी मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड आता है आपकी फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। थर्ड आता है आपका इसका क्या, फाइनेंशियल मार्केट, और इसी के साथ आता है इसमें बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंस कितना है इसका, इस बेसिस पर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बिना समय गवाए हुए इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। ड्यूरेशन लंबी हो जाए तो टेंशन मत लेना, अगर ना ले पा रहे हो एक बार में क्लास, मैं तो पढ़ाऊंगा लंबा क्लास, क्योंकि 20 तारीख को मैंने जो आपसे वादा किया था उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। 100% पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि देखो इसीलिए मैं लंबी लंबी क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप थोड़े से बोरियत महसूस हो या कुछ भी हो, आपको प्रॉब्लम हो, तो आप इस क्लासेस को 2 पार्ट्स में देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। अब भुगतान संतुलन, नाम क्या है, पेमेंट, और इसका इंग्लिश मीन क्या होता है, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, अवधारणा क्या है, घटक क्या है, विश्लेषण क्या है, इस चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब भुगतान संतुलन होता क्या है, जैसे कि ये हमारा देश है प्यारा भारत, ठीक है। ये हमारा देश पूरा प्यारा भारत है, ठीक है। अब इसमें से हम कोई चीजें बेचते होंगे, कोई चीज खरीदते होंगे। किसी चीज को, वो चीजें क्या हो सकती हैं, या जो चीज मैंने वर्ड का यूज कर रहा हूँ, मैंने वर्ड का यूज किया है, क्या है वो चीज। तो चीज को हम बोलते क्या है, वो वस्तु, ठीक है। ये वस्तु भी 2 टाइप्स की हो सकती है, क्या, एक सेवा और एक खुद वस्तु, ठीक है। तो इसका हम निर्यात करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं आपको कि यूएसए की कोई कंपनी है, वो हमारे बैठे यहाँ पे किसी व्यक्ति को यहाँ से कोई जॉब करता है, यहाँ पे बैठ के, यानी ऑनलाइन माध्यम से कोई जॉब करता है, रिमोट जॉब करता है, यानी यहाँ से बैठ के वो आईटी काम करता है यूएसए कंपनी के लिए। तो वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है उस कंपनी को, यानी विदेश बेच रहा है। तो उसको वहां से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो वो उसका क्या होता है, लाभ होता है। और ये हमारा अकाउंट बनता है। अकाउंट कैसे होता है, जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, वही दोबारा से आओ, एक ये क्या है, ये सुरेश है, और ये क्या है, ये नरेश है, ठीक है। ये नरेश है, एन और एस, इससे समझ में आ जाए, ठीक है। इसने इसको 10 रुपए का चिप्स का पैकेट बेचा, ठीक है। इसने इसको 20 रुपए की पेप्सी बेची, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे तो इसको 10 रुपए का अभी घाटे में ये चल रहा है, क्योंकि इसने सिर्फ 10 रुपए का बेचा है, यानी जो विक्रय है इसका, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट है, निर्यात है, इसका निर्यात है वो 10 रुपए है, और इसका आयात 20 रुपए है, तो ये घाटे में चल रहा है अभी। होना क्या चाहिए था कि ये ज्यादा क्या करता, एक्सपोर्ट करता, ठीक है। तो इसी को जो मैंने समझाया यहीं पे लिखा हुआ है, देखो अधिशेष क्या होता है, निर्यात क्या होता है। अगर कोई विदेश निर्यात ज्यादा करेगा तो अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उसके पास होगी, ऑब्वियसली, जो मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल के थ्रू। और अगर वो कम करेगा, यानी इंपोर्ट ज्यादा करेगा एक्सपोर्ट से, जैसे कि हालत किसकी थी, यहाँ पे सुरेश की, ठीक है। यहाँ पे नरेश था, यहाँ पे सुरेश था, तो सुरेश की हालत खराब थी, तो विदेशी मुद्रा की कमी होगी, तो वो क्या होगा, नकारात्मक क्या होगा, भुगतान संतुलन होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो घटा होगा। अब सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला डायग्राम देख लो एक बार। भुगतान संतुलन में हम किसको को मापते हैं, तो फर्स्ट देख लो, सबसे पहले भुगतान संतुलन के 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 घटक होते हैं। पहला क्या होता है, चालू खाता घाटा होता है। जैसे मैंने बोला अकाउंट, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि 10 रुपए 20 रुपए, 10 रुपए का चिप्स बेचा, 20 रुपए की पेप्सी खरीदी, तो अकाउंट बना 10 रुपए माइनस चल रहा है। लेकिन क्योंकि देखो अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो थोड़ा सा ऑफिशियल रूप से बात करनी पड़ेगी, और चीजों को बांटना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा, जिससे कि आसानी हो हर चीज में। 2 प्रकार के खाते होते हैं, चालू खाता, पूंजीगत खाता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको देखते हैं। चालू खाते में क्या आती हैं, 2 चीजें आती हैं, दृश्य मद और अदृश्य मद, यानी वस्तु। मद का मतलब क्या होता है, वस्तु, ठीक है। मद, दृश्य मद का सीधा सा मतलब है जो चीजें हम जो दिखती है हमको, हम जिसको बेचते हैं। और मैंने आपको वस्तु और
सेवा के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया हुआ है कि वस्तु हमको दिखती है, सेवाएं हमको एज एज ए सेवा नहीं दिखती है। कोई व्यक्ति करते हुए हमको देखेगा लेकिन सेवा नहीं दिखेगी। वस्तु हमें स्पेसिफिक दिखती है कि ये मान लो पार्ले जी का क्या है, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, तो ये वस्तु है। हमको सेवा नहीं दिखेगी, हमको एक टीचर देखेगा पढ़ाते हुए, लेकिन सेवा नहीं दिख रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अदृश्य मद होती है। तो इसमें क्या है, दृश्य मद में सिर्फ क्या आता है आपका, वस्तुओं का व्यापार, वस्तुओं का व्यापार। और अदृश्य मद में क्या आता है, सेवाएं, इनकम और हस्तांतरण। यानी सेवाएं कैसे, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आईटी सेक्टर में कोई यहाँ पर बैठा व्यक्ति, बेंगलोर में बैठा व्यक्ति यूएसए में जॉब कर रहा है, तो उसको क्या मिलती है, सर्विसेज के क्या पैसे मिलते हैं। इनकम क्या है, वहीं से वो इनकम कमा रहा है। ठीक है, हस्तांतरण क्या है, यूएसए में बैठा मेरा कोई भाई है, ठीक है, मेरा कोई भाई है, वो वहां पे पैसे कमाता है, वो क्या करता है, मुझे हर महीने 5 डॉलर भेजता है। ठीक है, $5,000 मुझको सेंड करता है। तो ये किस अकाउंट में आएंगे, ये आएंगे अदृश्य मद, या इसको इनविजिबल बोलते हैं इंग्लिश में, इनविजिबल गुड्स, और इसको विजिबल गुड्स। ठीक है, इसको विजिबल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें क्या है, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, इसमें सेवाएं भी हैं, इनकम भी है, और इसका ट्रांसफर भी है। ठीक है, ये अदृश्य मद में आता है। तो याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन मत होना। इस डायग्राम से यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाई की 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं सिर्फ इसी टॉपिक्स, इसी डायग्राम से। बस अगर इतना भी याद कर लो ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो सकता है इजीली आ जाए और आप उसको इजीली टैकल करके आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे बनता है जो दृश्य मद है, इसी को बोलते हैं व्यापार खाता। क्या बोलते हैं इसको, व्यापार खाता। यानी व्यापार खाते में क्या सेवाएं शामिल होती हैं, नहीं होती हैं, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, व्यापार खाता। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पीपीटी में डाला तो हुआ है, लेकिन आपको लिखने में और आसानी, लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा अच्छे। ठीक है, तो व्यापार खाता कैसे बोलते हैं, दृश्य मद को बोलते हैं। इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती, यानी अदृश्य मद शामिल नहीं होते। अब दृश्य मद आयात निर्यात, वस्तुओं का, सेवाओं का आय हस्तांतरण, ये सभी किसका पार्ट होते हैं, ये सभी पार्ट होते हैं चालू खाते का। ठीक है, ये चीज। अब पूंजी खाता क्या होता है, पूंजी खाता होता है निवेश बैंक खाता। इसको हम इसका तीसरा पार्ट भी मानते हैं, इसको हमने इसमें लिख दिया पूंजी खाते में, इसको तीसरा पार्ट ही मान सकते हैं। कई सारी बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, आप इसको अलग मान के चलना। ठीक है, तो ये बैंक खाता लिखा है, इसकी जगह लिखना आप इसको हटा देना। ठीक है, इसकी जगह लिखना जैसे फर्स्ट चालू खाता है, सेकंड पूंजी खाता है, थर्ड आपका आधिकारिक रिजर्व, आधिकारिक रिजर्व। और आधिकारिक रिजर्व ये वही है जिसमें मैंने आपसे बात की थी 1991 के टाइम पे, एलबीजी के टाइम पे, कि इसमें पैसे नहीं बचे थे, यानी फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, समझ गए, अब समझ में आ गया होगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वही बात होती है जैसे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं भारत का एक व्यक्ति, ठीक है, मैं एक भारत का बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, एक अच्छा नागरिक। ठीक है, सिविक सेंस वाला आदमी, मैं एक पैसे वाला व्यक्ति हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा इन्वेस्ट करना मुझे, मैं फॉरेन में करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे पैसा ज्यादा है। और इस टाइम पे इंडिया निवेश में सबसे आगे, निवेश लेने में, देने में नहीं, लेने में। क्योंकि हमारे पास क्या चीजें हैं, हमारे पास है अभी सबसे सस्ती लेबर, या सबसे सस्ती श्रमिक, यानी कम पैसे में काम करते हैं। विदेशों में आपको पूरी दुनिया में ये कहीं देखने को मिलेगा, गरीब से गरीब देशों में भी हमसे और सैलरी देखने को मिलेगी। अब ये ऐसा है क्यों, डेमोग्राफी, या आपसे मैं बोलूँ जनसंख्या। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है, लोन। लोन का मतलब कि भारत ने किसी से लोन लिया, तो ये किसके अंतर्गत आता है, पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे समझ लिया पूरी चीजें, मतलब आधी जो चीजें मैं समझा चुका हूँ आपको, बस पीपीटी में बस आपको पढ़ाना है, सिर्फ सिंपल से निकाल के। ठीक है, अब भुगतान संतुलन की आवश्यकता क्या होती है, देखो हम आर्थिक लेन देन करते हैं, भारत किसके साथ करता है, भारत विश्व के साथ करता है। ठीक है, आयात करेगा, आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो किसका होता है, किसका, जब आयात करेगा तो आयात बराबर क्या होता है, आउटफ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लिख दिया मैंने, ये लिखा इसलिए है, इसका डॉलर का आउटफ्लो, यानी डॉलर। ठीक है, डॉलर, डॉलर करेंसी बाहर जाएगी भारत से, कब जाएगी, जब हम इंपोर्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, ये मान लो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अगर ये किसी से कोई चीज खरीदेगा, जैसे विश्व में यूके को लेकर चलो, ब्रिटेन, यूके, यूके से इसने कोई चीज खरीदी, तो इसको पैसे देने पड़ेंगे ना। और पैसे किस में चलता है इस टाइम पे, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा है वो कौन सी लेके चलते हैं, वो चलती है हमारी डॉलर। तो डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है, बाह्य प्रभाव, या बहिर्प्रवाह बोल सकते हैं इसको।
ठीक है, बहिर्प्रवाह बोल सकते हैं, ठीक है। आउटफ्लो वर्ड का आप यूज ज्यादा करना, इंग्लिश में आप समझ जाओगे, फिल्म्स में आएगा तो। और इसमें बाह्य प्रवाह या और कुछ टफ वर्ड लिख देगा ना, तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, तो आउटफ्लो होगा। अगर निर्यात करेगा तो इनफ्लो होगा। अब आप में से ये बता दो, मुझे कमेंट चाहिए अगर आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हो ना, देखो, क्योंकि देखो जो ज्यादा एंगेज रहता है ना, वो उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहते हैं इकोनॉमी में, हमेशा देख के चलना। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की विशेषता मैंने जो देखी है ना, वो ये है कि वो एंगेज जा रहते हैं, अगर टीचर ने सवाल पूछा तो वो आंसर जरूर देंगे। और इसके उलट हिंदी मीडियम की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है, वो खुद को इतना स्मार्ट समझने लगते हैं, हो सकता है स्मार्ट है, बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट है, उनको इकोनॉमी हो सकता है मुझसे भी ज्यादा आती हो, लेकिन एंगेज नहीं रहेंगे, आंसर नहीं देंगे, तो क्या माइंड एक्टिव रहेगा? नहीं रहेगा। माइंड एक्टिव रहेगा तो क्या एंगेजमेंट रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रिकॉल तेजी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? रिजल्ट नेगेटिव रहता है। इसलिए हिंदी मीडियम की ये हालत है, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है, आउटफ्लो अच्छा है डॉलर का या इनफ्लो अच्छा है? तो आप अगर लिखना चाहते हो तो आउटफ्लो लिख सकते हो। आपका आंसर, मैं दो ऑप्शन दिया मैंने, आउटफ्लो और इनफ्लो। मेरा सवाल एक बार और सुन लो, डॉलर का आउटफ्लो अच्छा है या इनफ्लो अच्छा है? कमेंट करके जाना। भले ही अगर आप रिकॉर्ड क्लास देख रहे हो, मुझे पता भी है कुछ लिमिटेड बच्चे जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो तो देख ही रहे हैं, तो देखो मुझे पता है कि कौन कौन देख रहा है, इसलिए कमेंट करके जाना। बाकी के अगर और भी कोई स्टूडेंट है तो लिख के जाना, ठीक है। अब भारत का विश्व के सभी देशों के साथ निरंतर आर्थिक लेन देन होता है, सही बात है। लेन देन के कारण क्या होता है? इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। बर्फ के अंदर में निवल स्थिति होती है, नेट पोजीशन ज्ञात करना आवश्यक होता है। यानी नेट का मतलब क्या होता है? अगर इकोनॉमी, अगर आप बेसिक्स मुझसे पढ़ रहे हो तो नेट का मतलब आप समझ ही गए होगे। मान लो मैंने $50 की शर्ट, $50 की क्या करी, मैंने क्या की है, आयात किया है, कुछ खरीदा है विदेश से, यानी यूके से खरीदा है पूरा, या पूरी दुनिया के सभी देशों से मैंने $50 का खरीदा है कुछ, और सभी देशों को मैंने $40 का बेचा है सामान, कुछ भी, यानी मैंने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, निर्यात किया है। सबसे अच्छा वर्ड क्या है? निर्यात। और यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे किया मैंने आयात, ठीक है। यहाँ पे आयात या निर्यात, तो नेट कितना होगा? तो $10 मैं किस में होऊंगा? घाटे में होऊंगा, ठीक है। तो भुगतान संतुलन में क्या? नकारात्मक स्थिति में होऊंगा, ठीक है। ये जानकारी बीओपी द्वारा प्राप्त होती है। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने पार्ट होते हैं? कितने प्रकार के खाते होते हैं? दो प्रकार के, चालू खाता, पूंजी खाता। तीसरा आधिकारिक रिजर्व मैंने बताया था। चालू खाते किस कौन सा था? दृश्य, और कौन सा था? अदृश्य, ठीक है। दृश्य दो प्रकार का, आयात, निर्यात। ये रिकॉलिंग करते रहना साथ साथ में। और इसमें क्या था? आय, हस्तांतरण, सेवाएं, था। और पूंजीगत खाते में क्या था? निवेश और लोन, ठीक है। ये चीज थी, ये रिकॉलिंग करते रहा करो। और पता है स्टार्टिंग में मुझे, जब मैंने स्टार्टिंग की थी खुद से, तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था भुगतान संतुलन को, तो मैंने ऐसे ही रिकॉल किया था। जब भी कहीं बैठा हूँ या कुछ सब्जेक्ट वगैरह पढ़ रहा हूँ मैं, तो साथ में अगर मेरे पास कोई ब्लैंक पेज होता था, मैं उसमें लिख के रखता था कि भुगतान संतुलन क्या होता है, 3 प्रकार होते हैं इसके, ऐसे। तो मेरी रिकॉलिंग का हमेशा जो माध्यम रहा है वो फ्लो चार्ट में रहा है। मैं हमेशा फ्लो चार्ट में याद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है? परिचय और विशेषता देख लेते हैं। मानक कौन निर्धारित करता है कि जो बीओपी का हम जो उसको मतलब पता लगाएंगे, बीओपी चलता कैसे है, इसमें चालू खाता कैसे काम करेगा, या पूंजीगत खाता होता क्या है, ये इन चीजों के मानक निर्धारित कौन करता है? किसी ने तो बताया होगा ना कि व्यापार खाते में हम सीमाओं को नहीं जोड़ेंगे, तो बताया है हमारे आईएमएफ ने, ठीक है। आईएमएफ को हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल में, ठीक है। तो आईएमएफ को हम अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे साथ में, एआईआईबी भी पढ़ेंगे, और भी सारी बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनको पढ़ेंगे। वर्ल्ड लेवल पर ये बनाता है मानक। संकलन कौन करता है? पता कौन लगाएगा कि एक साल में क्या क्या हुआ है? तो वो आरबीआई करती है, ठीक है। अवधि क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। किस में मापते हैं? रुपए में नहीं मापते, सिर्फ डॉलर में मापते हैं, ठीक है। इसका जो मापन होता है वो किस में होता है? डॉलर में होता है। परिभाषा इंपोर्टेंट है, पूछी गई है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अगर किसी को मतलब पता होता तो भी उसका आंसर सही हो जाता, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यूपीएससी पीवाईक्यू है, ये प्रीलिम्स में पूछी है, मेंस में नहीं पूछी, याद रखना। एक वित्तीय वर्ष में एक देश शेष विश्व के बीच हुए समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आईएमएफ निर्धारित करता है, आरबीआई करता है तैयार, डॉलर में तैयार करते हैं।
इसमें केवल निवासी रेजिडेंट्स और गैर निवासी नॉन रेजिडेंट्स के बीच का लेन देन शामिल होता है, जो हमारे देश में रहते हैं, जो हमारे देश में नहीं रहते, यानी पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं देश को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब दो प्रकार के भाई संतुलन होते हैं, यानी संतुलन क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है बैलेंस। बहुत देर से सुन रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आया अभी तक। खाते वगैरह सब सुन लिए हमने, पूंजी खाता, चालू खाता। संतुलन क्या होता है? संतुलन का सीधा मतलब है बैलेंस रखना। बैलेंस कैसे रखना? कि हम इंपोर्ट उतना करें जितना हम एक्सपोर्ट कर पाए, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस करना। ठीक है, अब व्यापार संतुलन क्या है? संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा क्यों है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ाया मैंने। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वस्तुएं हैं ना भाई। क्यों भाइयों बहनों, इसमें सिर्फ वस्तुएं हैं, जबकि भुगतान संतुलन में सब आता है। सेवाएं आएंगी, आईआई सेवाएं, वस्तु, आयात निर्यात, एफडीआई, एफपीआई, निवेश, और भी सही कई सारी चीजें। ठीक है, केवल वस्तुओं के आयात निर्यात तक सीमित है, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। भारत का वस्तु व्यापार प्राय घाटे में रहता है, रहेगा। हमने 2014 के बाद एक इनिशिएटिव या पहल बोल सकते हैं हम, वो स्टार्ट किया। कि हमने क्या? मेड इन इंडिया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो रियलिटी में आज हम किसी भी चीज को देखते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल या सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा। आप में से जो जो स्टिकी नोट्स का यूज करता है, स्टिकी नोट्स होते हैं ना जो कलरफुल होते हैं, छोटे छोटे, 25 से 30 रुपए का आता है, उसको हम चिपका देते हैं कहीं पे भी, लिख के उस पर कोटेशन वगैरह, ये इस बार IAS पार, इस बार फिल्म्स पार, उस पर कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं। उसके पीछे लौट के देखना, पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना की मिल जाएगी आपको। यानी हमारी निर्भरता है और अन्य देशों पर वो बहुत ज्यादा है। बोटल्स यानी चम्मच। आपने एक सदन में सुना होगा। सदन में किसको? नितिन गडकरी को। बहुत पुराना डायलॉग है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बोला था, कि हम पहले चम्मच भी आयात करते थे, चम्मच। ठीक है, तब वो बोलते हैं कि ये कैसी बात हो गई, भारत में चमचों की कमी कब से हो गई? भारत में चमचे तो बहुत हैं। तो उन्होंने वो थोड़ा सा हाथ से व्यंग्य किया था, लेकिन यहाँ पे समझ जाओ कि चम्मच कर देती, यानी वस्तुओं की निर्भरता बहुत ज्यादा है। हम वस्तुएं खरीदते बहुत हैं, बेचते बहुत कम है। इसीलिए मोदी जी बार बार बोलते हैं क्या? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आप सरकार को किसी भी बिजनेस पर कितनी भी चीजों पर गाली दे सकते हो, लेकिन बहुत सारे इनिशिएटिव हैं बहुत इंपॉर्टेंट से, जो कि रियलिटी में इंडिया की नीड से वो इनिशिएटिव अब स्टार्ट हुए थे। जैसे आत्मनिर्भर भारत है, मेड इन इंडिया है, और कई सारी चीजें हैं। स्थानीय स्वदेशी को बढ़ावा देना, बहुत सारी चीजें। अब भुगतान संतुलन क्या होता है? व्यापक अवधारणा है। क्यों? सभी शामिल है, मैंने बता दिया, ये शामिल है। अर्थव्यवस्था की सेहत का बेहतर सूचक है। हाल ही क्या बताएगा कि भारत अगर नकारात्मक BOP में हो, यानी नकारात्मक भुगतान संतुलन हो, तो अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है? खराब है। अगर प्लस में हो, आधिक्य में हो, तो फायदे में है। समग्र आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो भाई, व्यापार संरचना इंडिया में होता क्या है? अगर हम अभी का देखें, अगर हम किसका देखें, इकोनॉमिक सर्वे का, तो हम कच्चे तेल और गोल्ड का वो क्या करते हैं? आयात करते हैं। इससे होता क्या है? हमारा जो डॉलर का आउटफ्लो है वो बढ़ता है बहुत ज्यादा। सेवा व्यापार, सेवा व्यापार में इंडिया हमेशा आगे रहा है, यानी फायदे में रहा है। फायदे में कैसे? हमारे IT सेक्टर हमेशा आगे रहा है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ से सर्विसेज बेची जाती हैं, निर्यात की जाती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास कौशल या हमारे पास श्रमिक बहुत हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? विदेशों में अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मैक्सिमम टाइम, ये सिर्फ कोविड के टाइम पे हट कम हुआ था थोड़ा बहुत, यानी ये हमेशा सेवा व्यापार में हमेशा हम आगे रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमेशा हम क्या घाटे में रहे हैं। निष्कर्ष, वस्तु घाटा अधिक होने के कारण कुल व्यापार संतुलन नकारात्मक ही रहता है। जैसे अगर हम व्यापार को देखें तो वस्तु व्यापार में क्या होता है? वस्तु हम खरीदते हैं तो हमेशा जो व्यापार संतुलन नकारात्मक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेवा व्यापार में तो हम आगे रहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ व्यापार घाटे की। ठीक है, व्यापार खाते की, व्यापार खाते की और व्यापार घाटे की। व्यापार घाटा दृश्यमद। ठीक है, आ गया याद? अब ये मैं आपको बता चुका हूँ। चालू खाता क्या होता है मैं बता चुका हूँ। दृश्यमद है, ठीक है, बिक रही है। और अदृश्यमद है, सेवाएं, आय, हस्तांतरण, ट्रांसफर, रेमिटेंस है, यानी बाहर हमारे जो व्यक्ति गए हैं, भाई बहन गए हैं, वो बाहर से हमको
पैसे कमा के भेज रहे हैं, हमारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। परिचय, ये अल्पकालिक खाता है जिसमें 1 वर्ष से कम अवधि के लेनदेन दर्ज होते हैं। चालू खाते घाटे के बारे में ये फैक्ट याद रखना, ये क्या है, अल्पकालिक खाता है, यानी शॉर्ट टर्म अकाउंट है भाई, याद रखना कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी, ठीक है। खाते की स्थिति क्या होती है, एक वर्ड है आधिक्य, मैं आपको समझा चुका हूं, इसको मैंने कहा पब्लिक फाइनेंस बोलूं या फिजिकल पॉलिसी में, ठीक है, समझाया था ना आधिक्य क्या होता है। आधिक्य यानी हमने ज्यादा चीजों को बेच दिया, यानी क्या कर दिया, हमने निर्यात ज्यादा कर दिया, हमने निर्यात 20 रुपए का कर दिया, आयात सिर्फ 10 रुपए का किया आयात का, तो हम किस में रहेंगे, हम रहेंगे चालू खाता आधिक्य में, यानी हमारा निर्यात ज्यादा है आयात से। और अगर इसकी उलट हो जाए कि हमने निर्यात किया कितने का, 100 रुपए का, और आयात कर लिया 150 रुपए का, तो हम कितने माइनस में, 50। तो ये चालू खाता घाटा। तो चालू खाता आधिक्य क्या होता है, चालू खाता घाटा क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। इनफ्लो अधिक है, आउटफ्लो अधिक है। भारत अक्सर सीएडी की स्थिति में रहता है। सीएडी यानी चालू खाते घाटे की। क्यों रहता है, कितनी बार बोलूं, वस्तुओं को हम इतनी ज्यादा आयात करते हैं कि जो हम सेवाओं का भी निर्यात कर रहे हैं ना, सेवाओं में हम फायदे में है, सेवाओं में फायदे में है ना, यानी अदृश्य मद जो खाता है उसमें हम फायदे में है ना, अभी आधिक्य में, वो भी उससे कम हो जाता है। सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे भारत 50 रुपए की वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है, 150 रुपए की सेवा बेच रहा है, सेवाएं बेच रहा है। खरीद कितने की रहा है, यह है आपका क्या, आयात, सॉरी ये है आपका निर्यात। अब वो वस्तु खरीद रहा है कितने की, ये आयात कितने का कर रहा है, वो आयात कर रहा है 220 की, तो सिर्फ क्या कर रहा है, वस्तुएं ले रहा है, और 30 रुपए की सेवा ले रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 250। यहाँ पे कितना हो गया, 200। यानी सेवाएं हम कितनी भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम गलत काम कहाँ कर रहे हैं कि हम वस्तु ज्यादा खरीद रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी पूरी वजह से चालू खाता आधिक्य की वजह से हमको की बजाय हमको क्या हो रहा है, चालू खाता घाटा हो रहा है। ठीक है, समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब सीडी एनालिसिस कैसे करते हैं और ये होता क्या है, और जुड़वा घाटा कैसे कहते हैं। जुड़वा घाटा पूछा जा चुका है, ट्विन डेफिसिट यूपीएससी PYQ है, और यूपीएससी के अदर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि CAPF में पूछा था या CDS में पूछा था। ठीक है, ये तो क्या होता है, राजकोषीय घाटा और चालू खाते घाटे को मिला के क्या बनता है, जुड़वा घाटा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, या वो इसकी जगह या तो बोल देते हैं वो राजस्व घाटा लिख देते हैं, समझ लेते हैं, या इसकी जगह वो क्या भुगतान संतुलन पूरा समझ लेते हैं, भुगतान संतुलन घाटा। ठीक है, या नकारात्मक भुगतान संतुलन, या इसकी जगह पूंजी खाता घाटा समझ लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा, CAD करंट, आपका क्या है इसमें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट चालू खाता घाटा प्लस फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा। मैं आपको जितनी आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझा सकता हूं, मैं उतनी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। जैसे कि फिजिकल घाटा हमको कितना था, 50 करोड़ रुपए। ठीक है, 50 करोड़ तो होगा नहीं, 50,000 करोड़ जरूर हो सकता है। ठीक है, चालू खाता घाटा हमको रहा 20 करोड़ रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा, जुड़वा घाटा कितना होगा हमारा, 70 करोड़ रुपए। ठीक है, ये दोनों घाटे एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। जुड़वा घाटा अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सुरक्षित सीमा कितना होता है इसकी, जुड़वे घाटे की, जब तक ये 3% से कम होता है तब तक वो सेफ है। अगर इससे ज्यादा जा रहा है ना तो ये डेंजर स्थिति है, तो इसको भी याद रखना। तो कितनी परसेंट, 3% क्या है, डेंजर सिचुएशन। अगर इससे ज्यादा है, इससे कम है तो ठीक है, सेफ में है, हम सेफ लेवल पे हैं। ठीक है, अब ट्विन डेफिसिट एक दूसरे से लिंक कैसे होता है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, यहाँ पे ये दोनों घाटे एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। अब ऐसे थोड़ी कि मैंने स्लाइड में कुछ लिख दिया तो कुछ मतलब ही निकला, उसका मतलब है तभी तो लिखा है मैंने। मान लो राजकोषीय घाटा बढ़ता है,
मैं आपको राजकोषीय घाटा पूरी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ये कब बढ़ता है? जब हम राजस्व व्यय बहुत ज़्यादा कर देते हैं, यानी हम एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है? हम लोन ज़्यादा ले लेते हैं। जब एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है? मार्केट में पैसे की तरलता बढ़ती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 5 से 7 बार तो मैंने खुद बता दिए, और रिवीजन खुद करोगे तो कितनी बार रिवीजन हो जाएगा? पैसे की तरलता क्या होगी? बढ़ेगी। और जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है क्या? क्या डिमांड बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इस पुराने स्टूडेंट्स, उनको पता है। क्योंकि अगर पैसे की तरलता बढ़ेगी, यानी लोगों के पास पैसा होगा, वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो बाजार में मांग बढ़ती है, मांग बढ़ेगी तो क्या, हमारे पास जितनी वस्तु है नहीं, तो हम चाइना से मंगाएंगे। चाइना से मंगाएंगे तो क्या बढ़ता है? आयात बढ़ता है, इम्पोर्ट बढ़ता है। इम्पोर्ट बढ़ता है तो क्या होता है? सीएडी बढ़ता है। सीएडी बढ़ क्यों रहा है? करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ क्यों रहा है? चालू खाता घाटा बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारा जो डॉलर जो आउटफ्लो है वो बढ़ रहा है। सीएडी बढ़ता है तो क्या होता है? रुपए का मूल्य ह्रास होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। और अगर ये हो रहा है तो महंगाई और सब्सिडी खर्च बढ़ता है, और हाई इन्फ्लेशन होता है, तो वो वापस आके यहाँ पे राजकोषीय घाटे में बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीजें ऐसे काम करती हैं, पूरा एक दूसरे से कनेक्ट होता है। क्या सीएडी हमेशा बुरा होता है? नहीं, हमेशा बुरा नहीं होता। दो टाइप से इसके कुछ होते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट अगर बनता है ना, तभी तो बोलते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी फिल्म्स में हमेशा ही गलत होते हैं। क्यों होते हैं भाई? ऐसा क्या है? अगर वो बोले कि चालू खाता घाटा की स्थिति हमेशा बुरी होती है, अर्थव्यवस्था के लिए बुरी होती है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, ये एक्सट्रीम है कि हमेशा। वर्ड यूज हो गया यहाँ पे, क्या? हमेशा, ऑलवेज। यहाँ जहां पर भी ये वर्ड आए ना, 99% चांसेस हैं कि वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। ठीक है। और मैं, अगर आप सभी बोलेंगे ना, तो मैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये इकोनॉमी खत्म करूंगा। पहले पहले मेरी जिम्मेदारी यूपी ये पीवाईक्यू खत्म करने की। उसके बाद देखूंगा करंट अफेयर्स और पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, कि विदाउट, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, थोड़ी बहुत 10% नॉलेज भी है, फिर भी आप उसको इजीली टैकल कर सको। ठीक है। अब नकारात्मक प्रभाव कब होता है? जब हम ऐसी चीजें मंगाएं सिर्फ उपभोग वाली, यानी टीवी मंगा लिया, हेडसेट, टैबलेट, मोबाइल, रिमोट, ये एलईडी वगैरह, ये चीजें, ऑयल मंगा रहे हैं, गोल्ड मंगा रहे हैं, जिनका कोई यूज ही नहीं है, यानी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। अब इसका प्रभाव होगा, वो होगा नकारात्मक प्रभाव। सेकंड, पॉजिटिव इफेक्ट कब दिखाई देगा? जब हम इससे कौन सी वस्तु मंगा रहे हैं? मशीनरी मंगा रहे हैं। मशीनरी किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। किसके लिए? फैक्ट्री खोलने के लिए। क्योंकि ये लंबे समय में हमको क्या देगी? आउटपुट ज्यादा देगी। आउटपुट ज्यादा कैसे देगी? यही फैक्ट्री में जब ओपन करूंगा, ऐसी मशीनरी लाऊंगा, तो क्या करूंगा? 2 साल बाद मैं इसको क्या करूंगा? बाहर निर्यात करूंगा मैं वस्तुओं का, क्योंकि मैंने मशीनरी मंगा ली। अब इससे वस्तुएं बनाऊंगा, खिलौने बनाऊंगा, इन खिलौनों को बाहर बेचूंगा, यानी निर्यात करूंगा। तो होगा क्या? भविष्य में उत्पादन बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा और निर्यात बढ़ेगा। अब ये लाइन क्या लगी? यदि घाटा निवेश और तकनीक के लिए है तो यह दीर्घकाल में लाभकारी है, जो बात मैंने अभी आपसे बोली। अब सीएडी का वित्तीय क्या होता है? फाइनेंसिंग कैसे होती है? अब देखो, घाटा है, काम है, कहीं ना कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा, तो वो हम लेते हैं पूंजी खाते से। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से लेते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, चालू खाता घाटा क्या होता है, और पूंजी खाता क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है पूंजी खाते में? विदेशी निवेश, एफडीआई, एफपीआई, विदेशी ऋण, एक्सटर्नल डेब्ट। भारत अपने व्यापार घाटे की भरपाई पूंजी खाते के लिए अधिशेष से करता है। अब एक वो देखते हैं एग्जांपल, संतुलित अर्थव्यवस्था में। मान लो हमारा चालू खाता जो घाटा है वो -10 करोड़ है। पूंजी खाता जो घाटा है हमारा, या पूंजी खाते की जो स्थिति है वो क्या है? सरप्लस है। ये आधिक्य की स्थिति में है। क्या है? आधिक्य। यहाँ पे क्या है? घाटा है। ठीक है, ये 20 करोड़ है, ये 10 करोड़ है। तो अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होगा? नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होगा, या निवल भुगतान संतुलन कितना होगा? +10 करोड़, यानी हम फायदे में रहेंगे। इस स्थिति में क्या है? हम अनुकूल हैं, हम आधिक्य में है, संतुलित है। जिसकी विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। ये पैसा कहाँ जाएगा? विदेशी मुद्रा भंडार में। रुपए का मूल्य स्थिर रहेगा, यानी कोई परेशानी है नहीं। सेकेंड, इसको उलट कर दो कि चालू खाता घाटा है 20 करोड़, पूंजी खाता है हमारा प्लस, इसमें आधिक्य है
ये भी सेम आधिक के, और ये आपका क्या, ये घाटा। तो -10 करोड़, 10 करोड़ से होगा क्या, घाटे की पूर्ति किससे करनी पड़ेगी, फॉरेक्स रिजर्व से करनी होगी। यदि फॉरेक्स रिजर्व समाप्त हो जाए तो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बीओपी संकट। ये कब हुआ था हमारे साथ, ये संकट हुआ था हमारे पास कब, 1991। बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट आ गया था 1991 में, जब हम एलपीजी लाए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और क्या, वैश्वीकरण। अब अंतिम उपाय क्या है, आईएमएफ से ऋण लेना, जो कि हमने उस टाइम पे लिया था। इस वजह से हमको करना क्या पड़ा था, अपने मार्केट्स को, अपने जो बाजार है, बाजार को ओपन करना पड़ा था, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा था। हमको उदारीकृत अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ी थी। तो जो एलपीजी अपनाए थे हमने, वो किस लिए अपनाए थे, शौक से नहीं अपनाए थे। वो आईएमएफ ने बोला था हमसे कि ये चीजें अपनाओ तभी मैं लोन दूंगी, ठीक है, आईएमएफ ने बोला था। अब 1991 का आर्थिक संकट मैंने बताया था आपको, जैसे वही बता रहा था अभी मैं, ठीक है, लोन लिया, ये चीजें ओपन कर दी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, चारों पॉइंट। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। अब भुगतान संतुलन का पूंजी खाता घाटा देखते हैं। पूंजी खाते में क्या आते हैं, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी ऋण और अन्य मदद, जैसे बैंकिंग पूंजी और अनिवासी जमाएं, एनआरआई डिपॉजिट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एनआरआई जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, जो एनआरआई हैं वो भारत में अपने खाते में पैसे रखते हैं। तो वो 3 टाइप के खाते मैंने आपको बताए थे, एफसीएनआर, एनआरओ, एनआरआई। ये वे सभी लेन देन जो किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच संपत्ति देयता, एसेट्स, लायबिलिटी की स्थिति को बदलते हैं। प्रकृति क्या है, 1 वर्ष से ज्यादा के समय को हम क्या कहते हैं, पूंजी खाते की क्या है, ये डेफिनेशन है। तो परिभाषा याद रख लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूछी जा चुकी है, चालू या व्यापार खाता भी पूछा जा चुका है, पूंजी खाते की बारी है, ये भी पूछा जा सकता है। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 2022 में पूछे जा चुके हैं ये कॉन्सेप्ट कि पूंजी खाते में क्या क्या आता है। अब विदेश निवेश का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम, ठीक है। अरविंद मायराम समिति 2014 में, इसने 2021 के आसपास क्या दी, एक सिफारिश की कि 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति है विदेशी, जैसे बिल गेट्स है, वो हमारे यहाँ की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। कितना कम पैसा लगा रहे हैं, जैसे हमारी एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यूएशन है 10 करोड़ रुपए। अगर ये इसमें 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम एफडीआई मानेंगे, और 1 करोड़ से कम करेंगे यानी 10% से कम करेंगे तो उसको हम एफपीआई मानेंगे। यानी 10% से कम होगा, 10% से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एफपीआई, और 10% से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एफडीआई। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन है एक कि सूचीबद्ध कंपनियों का नाम लिखा है भाई। अब ये है क्या, एफडीआई किसको मानेंगे, सूचीबद्ध कंपनियों की जो मैंने सिचुएशन बताई ये किसके संबंध में ठीक है, सूचीबद्ध कंपनियों के। लेकिन गैर सूचीबद्ध कंपनियों में क्या है, अनलिस्टेड कंपनियों के संबंध में कि निवेश की मात्रा चाहे जो भी हो एफडीआई ही माना जाएगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ट्रिक बन सकती है, या आपको यहाँ पे फंसा सकता है यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो, ठीक है, स्टेटमेंट में। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा ये चीज। अब सूचीबद्ध कंपनी होती क्या है ये भी देखना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ही वो। तो सूचीबद्ध कंपनी वह कंपनी होती है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा वो कर बता रहा हूँ, जूम। सूचीबद्ध कंपनी वह कंपनी होती है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, शेयर मार्केट में लिस्ट हो, इसके शेयर खरीद बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हो, जैसे रिलायंस, टाटा आदि। गैर सूचीबद्ध कंपनी वह कंपनी होती है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती, इसके शेयर खरीद बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध ना हो, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि एफडीआई एफपीआई किसको कहते हैं, कैसे कैसे माना जाएगा, और ये एफडीआई है क्या, जस्ट अ सेकंड, एफडीआई है ही क्या ये। एफडीआई सिंपल सी कुछ चीज नहीं, जैसे बिल गेट्स हमारे यहाँ को इन्वेस्टमेंट करेगा, इसी इन्वेस्टमेंट को, इसी निवेश को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अपना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसको क्या बोलते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, क्योंकि 10% से कम है। इसमें क्या, ये एक्सेप्शन है, कुछ शर्तों के साथ 10% से भी कम को भी एफडीआई माना जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल माना जा सकता है। इसमें भी एक्सेप्शन यानी मौजूद हैं।
तुलनात्मक अध्ययन क्या है? एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है, या इसकी तुलना करते हैं, समानता क्या है और अंतर क्या है। हमेशा एक चीज याद रखना, तुलना का मतलब अंतर नहीं होता, तुलना का मतलब होता है समानताएं भी और अंतर भी। नेचर क्या है? दीर्घकालिक होता है। एफडीआई क्या होता है? लंबे समय तक, 5 साल 10 साल के लिए। पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? अल्पकालिक होता है, शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल 1 वर्ष से कम के लिए सामान्यतः, हो सकता है इससे ज्यादा हो। उद्देश्य प्रबंधन व तकनीकी नियंत्रण। केवल वित्तीय लाभ होता है कि वो क्या करेगा, कंपनी को बोलेगा पैसा लगा दो, इसका मुझे शेयर दे दो, शेयर में लेके क्या करूंगा, पूरा अच्छे से फायदा उठा लूंगा। इसमें क्या करता है एफडीआई में, कि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो बोलता है कंपनी से कि इसके जो ओनरशिप की जो जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है, उसमें मुझे हिस्सेदारी दो, या इसमें नहीं दे सकते तो क्या हिस्सेदारी दो, निर्णय लेने में। आपने मूवीज देखी होंगी तो आप उसमें देखने को मिला होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है एक, बोलते हैं ना, मैं इस बोर्ड का मेंबर हूं तो मेरे बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो वो ऐसा हिस्सेदार बनना चाहता है कोई व्यक्ति, अगर वो एफडीआई लाता है, ठीक है। कई सारी मूवीज में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब केवल वित्तीय लाभ होता है। क्षेत्र कौन सा होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण, ठीक है। ये होता है ज्यादातर या सामान्यतः शेयर बाजार। प्रभाव तकनीकी व रोजगार सृजन होता है, ठीक है। इसमें बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है। इसमें क्या होगा, तकनीक बढ़ेगी। क्यों? वो किसी मशीन लाएगा बाहर से, या इन्वेस्ट करेगा तो नई मशीनें आएंगी, नई मशीनें आएंगी तो तकनीक आएगी। अगर वो खुद आया है, खुद बताएगा कि हम इस तकनीक का यूज कर सकते हैं, तो तकनीक यूज होगी तो क्या, तकनीक बढ़ेगी। रोजगार सृजन कैसे होगा? तकनीक बढ़ेगी, मशीन बढ़ेगी, पैसा बढ़ गया तो फैक्ट्री की शाखाएं खुलेंगी, तो क्या रोजगार सृजन होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। स्थिरता बहुत स्थायी है, क्योंकि देखो फैक्ट्रीज को हम एकदम से बंद नहीं कर सकते कि आज मन किया तो आज बंद कर दिया, उसको पूरी प्रोसेस के साथ बंद करना पड़ता है कि मशीनें बेचेंगे, उसकी फैक्ट्री को नीलाम करेंगे, ये चीजें, ये अस्थिर होती है। शेयर मार्केट है, मुझे आज बेचना है अपने शेयर, आज बेच दूंगा मैं, ठीक है। इसमें शीघ्र पलायन होता है। ये हॉट मनी के किस में आती है, श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आता है? हॉट मनी। भूमिका क्या है? एक्टिव निवेशक होते हैं। ये क्या होते हैं? निष्क्रिय निवेशक, यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बात खत्म, इनको कोई मतलब नहीं है। ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, यानी ये देखेंगे कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया वो कंपनी कैसे चल रही है, फायदे में चल रही, घाटे में चल रही, वो हेल्प भी करेंगे कंपनी की कि आप अपनी कंपनी को ऐसे चला सकते हो, यानी वो इसमें निर्णय लेने में भी सहायता करेंगे। अब भारत में एफडीआई आने के दो मार्ग होते हैं। अब एफडीआई कोई लाएगा तो ऐसे थोड़ी लाएगा कि बैग में भर के ले आया एफडीआई, यानी पैसे भर के ले आया, नहीं, ऐसे नहीं होता। पूरी प्रोसेस होगी, क्योंकि देखो वो क्या सकता है, जैसे सिचुएशन बताऊं मैं आपको, कि कोई व्यक्ति है, जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति लाया 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए क्या लाया मार्केट में, भारत के मार्केट में। इसने फैक्ट्रीज खुलवा दी सबसे, 90% पैसा इसमें इंडिया का लगा है और 10% इसने लगा दिया खुद का, ठीक है। और ये बीच में से भाग जाए तो पूरी फैक्ट्रीज इससे प्रभावित होंगी और हो सकता है अर्थव्यवस्था पूरी सी कोलैप्स हो जाए। बिल्कुल सिचुएशन आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर फंक्शनिंग की जाती है, प्रॉपर सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के मार्ग होते हैं, एक होते हैं स्वचालित मार्ग। यहाँ पे हमको ना आरबीआई की जरूरत पड़ती अनुमति की, ना सरकार की। निवेश के बाद हमको जब इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद आरबीआई को 30 दिनों में सूचना देनी पड़ती है बस। 90% से अधिक एवरेज इसी मार्ग से आएंगे। अब क्योंकि देखो ऑटोमेटिक सिस्टम है तो इसी से आएंगे। सेकंड, अनुमति मार्ग, अप्रूवल रूट, सरकार की पूर्व अनुमति की अनिवार्य होती है। FIFP फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से हमको क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद अगर हमको अप्रूवल मिलता है उसके बाद हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीमा कितनी है? 5,000 करोड़ प्लस पर CCE के मंजूरी हमको लेनी पड़ती है। अब आप सभी अगर तरीके से पढ़ रहे होगे, ठीक है, मन होगा क्लास में, तो एक मन में सवाल आया होगा, जब हमारे पास यही रास्ता है लोगों के पास, इससे आएगा ही कौन और क्यों आएगा जब सबके पास यही सिस्टम है, सब फ्री में ही आ जाएंगे? नहीं, भारत क्या करता है, कुछ क्षेत्रों में उसने बांटे हुए हैं क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया है कि इसमें ऑटोमेटिक रूट से पैसा आ सकता है, इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और कुछ में वो उन्होंने सिस्टम लगाया है कि इस क्षेत्र में अप्रूवल रूट के तहत ही क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी उसने क्षेत्र बांटे गए हैं। कौन से क्षेत्र इसमें डाले गए हैं जो कि थोड़े से क्या होते हैं, संवेदनशील, संवेदनशील।
कि वहाँ पर हमको निगरानी ज़रूरत है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना जा रहा है, वो चीज़ें, ठीक है। किस पोर्टल पे करना पड़ता है? पोर्टल का नाम याद रख लेना, सीमा याद रख लेना। सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। इसमें क्या 30 दिन के अंदर हमको आरबीआई को सूचना देनी होती है, ठीक है। दोनों मैंने आपको रूट बता दी है। अब भारत में एफडीआई की स्थिति क्या है ये देखो। सबसे पहले तो देखो एफडीआई के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट या इंडेक्स जो जारी करता है वो कौन करता है? अंकटाड करता है, यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी हम इसको बहुत मानते हैं। प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसे विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें एफडीआई संबंधित आंकड़े होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड करता है, अंकटाड करता है, वर्ल्ड बैंक करती है, आईएमएफ करती है, एआईबी करती है। कौन करता है? अंकटाड करता है, यूएनसीटीएडी। याद रखना कौन जारी करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? अंकटाड। कौन करता है? अंकटाड। अब शीर्ष क्षेत्र किस किस में ज्यादा आता है? एफडीआई किस किस एरिया में ज्यादा आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में 30% हमारा एफडीआई किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में। 45% किस में आ रहा है? सेवा क्षेत्र में। और अदर्स को सभी को मिला के कितना आ रहा है? 25%। यानी सर्विस सेक्टर का एरिया बहुत बड़ा है इसमें। 85 बिलियन डॉलर 2023 में आया था हमारे में प्लस। ये 2023 का डेटा है, ठीक है। 30 राज्य टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो क्या पैसा आया है वो किस में आया है? कर्नाटक, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात, इसके बाद दिल्ली। अब भारत देखो अंकटाड ने तो विश्व के स्तर पे दे रहा है, भारत में कौन जारी करता आंकड़े? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की कौन? डीपीआईआईटी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगर ना दिख रहा हो तो इसको मैं जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। भारत में एफडीआई संबंधित आंकड़े वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कौन? डीपीआईआईटी। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मैं अगर फैक्ट को अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज समझ लो कि इंपोर्टेंट होगा तभी बता रहा हूँ मैक्स। अब शीर्ष स्रोत देश कौन से हैं? ये स्रोत लिखा है ना, ये स्रोत है, ठीक है। कहाँ से एफडीआई आ रहा है हमारे यहाँ? देखो पैसा आ रहा है तो कोई ना कोई देश तो ला ही रहा होगा। तो मॉरिशस से हमारे यहाँ पैसा आता है, सिंगापुर से आता है, डीटीएए के कारण। अब ये डीटीएए क्या होता है उसको समझेंगे। डीटीएए कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट होता है कि हम टैक्स को घटाते हैं, डबल टैक्स को, डबल टैक्स अवॉइडेंस अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? डुअल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसमें होता क्या है? जैसे मान लो एक्सपेंडिचर करने पे, इन्वेस्टमेंट करने पर किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और भारत में अगर वो क्या आएगा यहाँ पे पैसा खर्च करेगा तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस डुअल टैक्स से बचने के लिए एक डीटीएए एग्रीमेंट होता है, जिसको हमने किसके साथ साइन किया हुआ? मॉरिशस के साथ किया हुआ, सिंगापुर के साथ किया हुआ है। इसीलिए एफडीआई हमारे यहाँ आता है। किससे चीज बचने के लिए लोग क्यों करते हैं? जिससे टैक्स से बच सकें, ठीक है। अब निवेश प्रकार क्या होता है? ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड इन्वेस्ट हमेशा एफडीआई है वो 2 प्रकार का होता है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि कोई व्यक्ति आएगा इन्वेस्टमेंट लेके 10 करोड़ रुपए, तो वो नई फैक्ट्री खोलेगा यहाँ पे अपनी आगे, खुद से नई। हो सकता है उसके साथ कोई शेयर में भी हो, पार्टनरशिप में हो कोई, लेकिन नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, नई कंपनी खुलेगी, या कुछ भी करेगा वो नया करेगा। ब्राउन फील्ड यानी पहले से मान लो यहाँ पे जियो कंपनी उपस्थित है, दूसरा व्यक्ति आएगा वो क्या लेगा? इसमें से शेयर धारता ले लेगा, शेयर धारता ले लेगा, ठीक है। तो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में आपको अंतर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ इतनी अच्छी तरीके से, ठीक है। जो जो यहाँ पे लगा सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसको कहाँ से देखोगे? इसको मैं दोबारा से जब ये पूरी क्लास खत्म हो जाएंगी तब मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे की कुछ क्लासेस दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ भी डेटा अपडेट हुआ होगा इसमें भी और इसमें भी। अब डीटीटीए क्या होता है बता दिया। टैक्स हेवन क्या होता है? शून्य या कम कर वाले देश होते हैं, टैक्स यहाँ पे कम लगता है, जैसे मॉरिशस है, कैमेन है। सेल कंपनी क्या होती है? सेल कंपनी का सीधा सा मतलब होता है फर्जी कंपनी। फर्जी कंपनी कि जो कि सिर्फ नाम रजिस्टर्ड है बस कि ये कंपनी है। हो सकता है कि कागजों में नाम क्या हो इसका, इसमें नाम है कि इसके नाम से क्या हो रही है, फैक्ट्री चल रही है, इसमें इतने लोग लगे हुए हैं रोजगार में, इससे इतना फायदा हो रहा है। ये चीजें ये किस लिए बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं किसको?
ब्लैक मनी को यानी काले धन को वाइट करने के लिए, वाइट करने के लिए, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। जैसे कि सिंपल से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, जैसे मैंने कागजों पे एक कंपनी बना दी सरकार के सामने, जैसे मैंने बोला कि मैं एक कंपनी ओपन कर रहा हूँ 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके, और मैंने इसको स्टार्ट किया, मैं इससे इम्पोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सब मैंने फर्जी कागज बनवाए हुए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबके, और मैंने एक साल बाद बता दिया कि मैंने 10 लाख रुपए लगा के इसमें से 2 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, क्योंकि जो 2 करोड़ रुपए मैंने कमाए, ये कमाए नहीं, ये बेसिकली मेरी क्या था, ये मेरा काला धन था। अब मैं डायरेक्ट तो बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सरकार को बताता मेरे पास 2 करोड़ हैं, सरकार को इसी इसका सोर्स क्या है और सोर्स नहीं बता पाता तो मुझको जेल में डाल देती। तो मैंने क्या बता दिया, सोर्स मेरा 2 करोड़ इसमें से है। अब बोलेगा कि टैक्स ले लो इसमें से, मैं बोलूंगा ले लो, टैक्स कितना लेना, 30% लेना है, ले लो लो। अब 70% तो पैसा मेरे पास है ना, 70% यानी 101 करोड़ 40 लाख रुपए तो मेरे पास ही रहेगा इसका। यानी जो पैसा मुझ पर जीरो था, 1 करोड़ 40 लाख, जहाँ कुछ नहीं वहां पे कुछ तो बहुत है ना। इस तरीके से यूज कौन होती है, सेल कंपनियां, यानी जिनका भौतिक अस्तित्व होता ही नहीं है, सिर्फ कागजी कार्यवाही। नया नियम क्या है, प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट पीपीटी मॉरिशस से आने वाले निवेश की कड़ी जांच होगी। ये क्यों किया गया है, इसीलिए ये सेल कंपनियां ओपन हो रही थी। क्यों, टैक्स से भी बचे जाते थे यहाँ पे, तो टैक्स से क्यों बचे जाते थे, सेल कंपनी भी ओपन कर दी, ब्लैक मनी से वाइट भी कर दिया, और सेल कंपनी के नाम से यहाँ पे कहाँ पे कर दिया, टैक्स 7 कंट्रीज में ले गए, जिससे टैक्स हमारे यहाँ भी लगा, वहां पे भी लगा, 100% पैसा अपना हो गया। और ये राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, राउंड ट्रिपिंग जो मैंने आपको समझाया अभी, यही राउंड ट्रिपिंग है। फॉरेन डोमेस्टिक मनी है हमारे पास, वो कहाँ ले जाएगा, टैक्स 7 कंट्रीज में ले जाएगा। यानी मैं इन्वेस्ट करूंगा कहाँ पे, मॉरिशस में, मॉरिशस में करूंगा, जो टैक्स 7 कंट्रीज है, वहां पे टैक्स नहीं लगता, वहां पे एक कंपनी ओपन करूंगा, वहां से मुझे इनकम होगी, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगता तो इनकम पे भी टैक्स नहीं है, और यहाँ पे क्योंकि उसके साथ एग्रीमेंट और टैक्स नहीं लगेगा, डुअल टैक्स, तो यहाँ पे भी टैक्स कम लगेगा। तो टैक्स 7 कंट्रीज में ले गया, फिर एफडीआई के थ्रू अपने देश में वापस ले आया। इस कंपनी जो मैंने यहाँ पे ओपन की थी, इस कंपनी ने मेरे यहाँ की एक कंपनी में क्या ले लिया, एफडीआई दे दिया मुझे, तो पूरा पैसा वहीं से वहीं वापस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग। किसके लिए यूज की जाती है, ब्लैक मनी को बाइट करने के लिए, सेल कंपनी के थ्रू ये चीज़ों का फायदा उठाया जाता है, जो जो ये नियम है इनका फायदा उठाया जाता है। तो नया नियम क्यों लाए हैं, इसीलिए लाए हैं कि राउंड ट्रिपिंग को रोका जा सके, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब एफडीआई की सीमाएं क्या होती हैं, एफडीआई पर कुछ लिमिट्स तो लगाई होंगी ना, वरना क्या होगा, ऑटोमेटिक एनर्जी में हमने क्या कर दिया, पैसा लगा दिया किसी ने, मान लो कि हमारे हथियार, इंडियन आर्मी के जो हथियार हैं इन चीज़ों पे, या परमाणु ऊर्जा पे, ठीक है, किसी ने पैसा लगा दिया, 50% लगा दिया पैसा, और हमने उसके दम पे कोई नई चीज ओपन कर दी, अब वो अपना पैसा वापस ले गया तो हमारी कंपनी कोलैप्स हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए कुछ स्पेशल प्रोहिबिटेड सेक्टर्स होते हैं, मैंने बोला संवेदनशील। फर्स्ट है परमाणु ऊर्जा, सेकंड है रेलवे, थर्ड है लॉटरी, जुआ सट्टेबाजी गैम्बलिंग में नहीं हो सकता, फोर्थ है चिट फंड, निधि कंपनियां। चिट फंड कौन था, याद आ गया, 21 दिन में पैसा डबल भाई। और फिफ्थ क्या है इसमें, जिसमें फिफ्थ तंबाकू सिगार निर्माण और टीडीआर में व्यापार, ठीक है। ये इसके क्या है, अपने 1 2 3 4 5 6, ये 6 एरिया हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, यहाँ पर एफडीआई नहीं ला सकते, लिमिटेशन लगी है। अब होता क्या है, किसी कंपनी में अगर कोई एफडीआई ला रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसमें लिमिट है 26%, 49%, 51%। अगर किसी ने 51% से ज़्यादा क्या ले ली, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको ओनरशिप मिल जाती है, यानी उसको स्वामित्व मिल जाता है। मैंने आपको बताया हुआ अभी था पहले, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, नेशनलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। 74% क्या है, विशेष बहुमत मिल जाता है, यानी इसी के कहने पर काम चलेगा पूरा। अब जिसने कर बोल दिया, भाई ने बोला करने का तो करने का, वो चीज़ें चलने लगेंगी। 51% में स्वामित्व तो है ही, ओनरशिप है, लेकिन इसमें साथ साथ में वो व्यक्ति बैठे नहीं, इनकी 49% ओनरशिप है। तो फैसले किसमें होंगे, बहुमत के आधार पर, आपसी आपसी सहमति से। लेकिन 74% जैसे ही पार कर जाएगी, वैसे ही वो विशेष बहुमत उसके पास हो जाएगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अब एफडीआई जुड़ी कुछ चुनौतियां भी होंगी, कुछ भी चीज होगी उसकी चुनौती हमेशा रहती है। क्यों, फर्स्ट है रोजगार विहीन समृद्धि होती है, ठीक है। पैसा आ जाता है, क्योंकि देखो तकनीक का यूज ज्यादा करती है,
जो विदेशी कंपनियां होती हैं या विदेशी जो इन्वेस्टर होते हैं, तो क्या होता है, मशीनरी का यूज ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या होता है, पैसा बढ़ रहा है, समृद्धि तो हो रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो रोजगार विहीन समृद्धि, यूपीएससी मेंस का क्या है, ये पीवाईक्यू, क्या है पीवाईक्यू। सेकंड, क्षेत्रीय विषमता। कुछ निवेश सिर्फ कुछ टारगेटेड कहाँ पे आते हैं, स्टेट्स में आते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक में। अदर्स स्टेट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं आते, बिहार झारखंड ये वाले एरिया में नहीं आते, मध्य प्रदेश में अब आने लगा है, यूपी में भी अब आने लगा है, लेकिन बिहार झारखंड और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो क्षेत्रीय विषमता बहुत अधिक है। जीडीपी विषमता होती है, जैसे सर्विस सेक्टर आगे बढ़ जाता है। सर्विस सेक्टर आगे क्यों बढ़ रहा है भाई, जिसको देखते हैं, क्योंकि 45% जो क्या है अपना एफडीआई, वो 45% किस में आ रहा है, सर्विस सेक्टर में। सिर्फ 30% किस में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में। जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्टेंट होते हैं सर्विस सेक्टर से, दोनों इंपोर्टेंट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है। क्यों, इससे रोजगार बढ़ता है, ठीक है, देश आगे बढ़ता है, किससे, मैन्युफैक्चरिंग से। जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ज़्यादा होंगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी, वो स्टेबल होगी, यानी स्थिर भी होगी। जबकि सेवा जो कंपनी होती हैं, वो इतनी स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। अब नीतिगत स्वायत्तता क्या होती है, एमएनसीज क्या होती है, क्या होती है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज की लॉबिंग से घरेलू नीतियां प्रभावित होती हैं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो क्या करती हैं, अपनी लॉबी बना लेते हैं आपस में मिलजुल के, कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट इतना करेंगे, यहाँ से इतना इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। तो लॉबीज बन जाती हैं, कभी भी वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होती है, खतरा होती हैं। अब एफपीआई और पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, ठीक है, अब इसको बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले ये पढ़ो जस्ट हाँ, ये भारत का विदेशी ऋण, एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है, मुद्रा संरचना क्या है, भारत का जो विदेशी ऋण है, यानी हमारा जो लोन है, वो किस रूप में है, 31% हमारे रुपए के रूप में है, 54% हमारा डॉलर के रूप में लोन है हमारे पास, और अन्य एसडीआर, येन, यूरो, ये 50% है, यानी 15% है, ये 54% है, ठीक है। अब होगा क्या, ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्यों है, करेंसी कंपोजिशन इंपोर्टेंट क्यों होता है, एक चीज मान के चलो, रुपया तो हमारे ऊपर है, 54% अगर अमेरिकी डॉलर में है, मान लो मैंने विदेश से लोन लिया, मेरी कंपनी ने, कितना, $10,000, $10K, ठीक है। उस टाइम पे $1 बराबर था $70, आज हो चुका है $1 बराबर $100 के आसपास। तो मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे उस कंपनी को वापस, यानी लोन और इंटरेस्ट तो अलग से है ही, यानी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है कि मेरी जो कंपनी है वो क्या हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए लोन चुकाते चुकाते। अब अगर आप इसको देखोगे, कुल ऋण कितना है, 736 बिलियन, मार्च 2025 के अनुमानित। परिभाषा क्या है, सरकार कंपनियों द्वारा विदेशी स्रोतों से लिया गया ऋण। डेटा प्रकाशन कौन करता है, वित्त मंत्रालय वार्षिक रूप से, आरबीआई करता है त्रैमासिक रूप से। तो याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, स्टार लगा लेना इसको। विदेशी ऋण क्या होता है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। विदेशी ऋण के आंकड़े वर्ष में 2 बार जारी किए जाते हैं, ठीक है, 2 बार जारी किए जाते हैं, याद रखना, अप्रैल सितंबर, सितंबर मार्च। वित्त मंत्रालय जारी करता है, आरबीआई भी जारी करता है, ये करता है त्रैमासिक रूप से, क्या, त्रैमासिक रूप से। वित्त मंत्रालय सितंबर मार्च में, आरबीआई करता, तो अप्रैल सितंबर के टाइम पे कौन करेगा, वित्त मंत्रालय, सितंबर मार्च के टाइम पे कौन करेगा, आरबीआई। यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो साइकिल है उस पे वित्त मंत्रालय, सितंबर से लेकर मार्च की साइकिल पे कौन करेगा, आरबीआई। अब ऋण के घटक क्या क्या होते हैं, ऋण के टाइप भी तो होंगे ना, कि ऋण हमने किस किस लिए लिया है। तो एक होता है एक्सटर्नल डेप्ट, जो जो डेप्ट है उसको क्या बोलेंगे, डेप्ट। एक होता है सॉवरेन, एक होता है नॉन सॉवरेन। नॉन सॉवरेन यानी सिंपल सा गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट लिया हुआ लोन, सरकार लेगी, उसको बोलेंगे सॉवरेन। नॉन सॉवरेन किसको बोलेंगे, जो प्राइवेट कंपनी बोलेंगे लेंगी, और ईसीबी, ईसीबी यानी आप इसी को पढ़ेंगे, ईसीबी यानी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लिया गया क्या, लोन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट और ईसीबी, इसको प्राइवेट भी बोल सकते हो, ईसीबी बोल सकते हो, यानी एक्सटर्नल, ये लिखा है यहाँ पे ईसीबी, वाणिज्यिक उधारी, ठीक है, ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये, और प्लस एनआरआई। एनआरआई यानी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कि उनके 3 टाइप्स के वो होते हैं, अकाउंट होते हैं, एफसीएनआर, एनआरई, एनआरओ,
अच्छे से पढ़ा, अगर अभी याद नहीं हो ना उस क्लास को जाकर देख लेना। जो ये पैसा जमा करते हैं ना एनआरआई लोग हमारे यहाँ खाते में, तो वो भी किस में आता है, वो हमारे ऋण के घटक में आता है। तो यूपीएससी अगर स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट बने ना कि क्या अनिवासी जमा किसका भाग है, विदेशी ऋण का भाग है, तो बिल्कुल भाग है। अब ये जिसने पढ़ा नहीं होगा ना उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है। तो अनिवासी भारतीय है या कुछ भी है, अनिवासी लिखा, अनिवासी जमा लिखा होगा ना सिर्फ, तब भी आप अच्छे से कर लेना कि विदेशी ऋण का जो हिस्सा होती है, ठीक है। और मैंने आपको अलग अलग से पढ़ाया था कि एफसीएनआर की विशेषता क्या होती है। तो हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एफसीएनआर की स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या केवल विदेशी मुद्रा में होता है, स्टेटमेंट सही है। कितने साल के लिए होता है, 1 से 5 साल। क्या ये टैक्स फ्री होता है, बिल्कुल होता है। एनआरई के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। अब विदेशी ऋण के घटक क्या होते हैं, सरकारी, गैर सरकारी, एनआरई जमा, जो मैंने आपको अभी बताया। हिस्सेदारी क्या है, सरकारी ऋण इस टाइम पर 22%, गैर सरकारी कितना, ईसीबी कितना 37%, एनआरआई जमा कितनी 24% है, ठीक है। ये इतना है अभी। अब इसको देखते हैं। तो ये परसेंट तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आपको कहाँ देखना पड़ेगा, आर्थिक सर्वेक्षण से, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, इसको करके सेट कर सकते, इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से, ठीक है। विदेशी ऋण में वृद्धि के कारण ईसीबी में वृद्धि होगी। जैसे प्राइवेट कंपनियों ने ज़्यादा लोन ले लिया तो क्या होगा, एनआरआई की जमा में वृद्धि होगी। मूल्यन प्रभावन, वैल्यूएशन इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ, अभी बताया था, डॉलर महंगा हो गया तो वैल्यूएशन इफेक्ट होता है, तो क्या होता है, विदेशी ऋण में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें आपको अभी देखने में सिंपल लग रही होंगी, लेकिन जब इसके स्टेटमेंट बन के आएंगे ना कि अनिवासी अनिवासी जमा में वृद्धि से, जमा में वृद्धि विदेशी ऋण के समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये इस लैंग्वेज में लिख के आता है ना, तब स्टेटमेंट गलत होने की संभावना होती है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपनी भाषा पे पकड़ बना के रखो, ठीक है। मूल्यन प्रभाव, वैल्यूएशन इफेक्ट, प्लस में जाएगा तो घाटा होगा, माइनस में जाएगा तो फायदा होगा। ईसीबी में वृद्धि, एक्सटर्नल बोरिंग्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स, ठीक है। मूल्यन प्रभाव मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, यहाँ पे पहले बता दिए। एनआरआई जमाएं क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। ईसीबी क्या होती है, विदेश से ऋणदाता होती हैं। भारतीय निजी कंपनी क्या होती हैं, लोन लेती हैं। ये क्या करेंगी, बॉन्ड जारी कर सकती हैं। डॉलर मुद्रा में लिया जाता है और न्यूनतम अवधि कितनी होती है, 3 साल, ठीक है। वाणिज्यिक उद्देश्य से नियामक कौन होता है, आरबीआई। यानी जो विदेश, जो हमारी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो लोन ले सकते हैं किसी विदेशी से। इसका जो नियामक है, जो देखेगा कि कौन कंपनी किससे कितना उधार ले रही है, वो इसका नियामक कौन होगा, नियम बनाने वाला व्यक्ति कौन होगा, वो होगा आरबीआई। यहाँ पे ये बॉन्ड जारी कर सकती है, डॉलर के माध्यम से लिया जाता है। न्यूनतम अवधि कितनी है, 3 साल है, ठीक है। ईसीबी का उद्देश्य क्या होता है, एक्सचेंज रेट में वो जोखिम कम करना, ठीक है। इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है जोखिम, विनिमय दर को, जोखिम को कम करना। कैसे होता है, जैसे कि एक्सचेंज रेट मतलब इसी, जस्ट अ सेकंड, एक्सचेंज करेंगे हम, जैसे पैसे से रुपए से डॉलर करेंगे, तब इसके जोखिम को कम करना कि महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, ठीक है। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, कि हो सकता है कि भारत की कोई कंपनियां हो, भारतीय कंपनियां हो, उनको इंडिया में लोन मिल रहा हो, वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा हो, जबकि विदेश से मिल रहा हो वो कम पे मिल रहा हो, तो वो विदेश को प्रेफर करते हैं, विदेश से लोन लेना। अब विदेशी ऋण में ईसीबी का हिस्सा व मार्क कितना है, कुल विदेशी ऋण का लगभग 37%, जो 37% हिस्सा है वो ईसीबी का है, ठीक है। ईसीबी यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल, यानी जो उधार लिए गए हैं वो किसके लिए लिए गए हैं, वाणिज्यिक उधारी ली गई है, ठीक है, निजी कंपनियों के द्वारा। 37%। ईसीबी के मार्ग क्या है, स्वचालित मार्ग और अनुमति मार्ग, एज इट इज किसकी तरह, एफडीआई की तरह लोन लेना, ठीक है। तो ये लोन लेना होता है। ईसीबी की सीमा क्या होती है, ईसीबी में एक लिमिट लगाई गई है
2025 में क्या बोला, अधिकतम $1.5 बिलियन प्रति वर्ष, ठीक है। और 2024 में कितना था, $750 मिलियन था। आरबीआई द्वारा सीमा को दोगुनी कर दी गई है, यानी हम इतना ले सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा, डॉलर का अंतर प्रभाव बढ़ेगा, यानी डॉलर आएगा ज्यादा, और डॉलर ज्यादा आएगा तो क्या होगा, हमारे रुपए की कीमत कम नहीं होगी। फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि हुई, यानी रुपए की कीमत बढ़ सकती है, कम नहीं होगी, लेकिन इस टाइम पे उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। तो ये हमारा पूरा भुगतान संतुलन खत्म होता है। अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी फैक्ट अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो सिंपल से क्या कर दोगे, कमेंट कर देना, ठीक है। पूरा मैंने सोचा था लंबी हो जाएगी क्लास, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया आपको, ठीक है। फास्ट पढ़ा दिया, उससे फायदा क्या हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया और जल्दी हो गए, ठीक है। मैं जल्दी आपको क्या, आप नेक्स्ट क्लास किसकी रहेगी, तो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी वित्तीय बाजार, ठीक है। और इसमें भी अगर कुछ बचा हुआ होगा, कि कुछ पार्ट्स बचे होंगे, जैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, उनको मैं किस में पढ़ाऊंगा, वित्तीय बाजार में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस लिख के क्या जाना है, ये जरूर लिखना है, ये तो हमारा क्या है, राम मार है, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, ठीक है। और बता के जाना क्लासेस कैसी लगी, ठीक है। और कमेंट करके जाना, और आंसर दिया था ना, तो आंसर देख ही जाना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे, इनफ्लो वाला और आउटफ्लो वाला, ठीक है। और ये, और नेक्स्ट क्या होगा हमारा, वित्तीय बाजार से हम उस अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। और टेंशन मतलब जो बोला था ना 20 तारीख तक का, पूरी कोशिश है कि 20 तारीख से पहले 20 तारीख तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी 95% अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। आपसे को बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।